प्रत्येक पत्थर प्रत्येक पत्थर कुछ बनना चाहता है और वह अपने आप को उन हाथों में प्रसन्नता से सौंप देता है जिन अंगुलियों में या जिन हाथों में छेनी पकड़ी होती है। प्रत्येक पत्थर कुछ बनना चाहता है और वह अपने आप को उन हाथों में प्रसन्नता से सौंप देता है जिन अंगुलियों में छेनी पकड़ी होती है। नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त बलराम सिंह एक बार फिर से संस्कार कंपटीशन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एक श्रृंखला चला रखी है जिसके अंतर्गत मैं हिंदी विषय को लेकर के 11वां वीडियो 11 नंबर का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और यह जो वीडियो है यह हिंदी साहित्य को लेकर के है। हिंदी साहित्य के ऐसे क्वेश्चन जो जनरली बीएड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के मैंने आदिकाल, भक्तकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो पूरे साहित्य के क्वेश्चन को, पूरे साहित्य को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो हमारा आदिकाल है, आदिकाल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बीएड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन आपसे बीएड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा रहा है। आइए देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? स्वयंभू जी को। अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? स्वयंभू जी को। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो हिंदी की जो प्रथम रचना है वह है श्रावकाचार। कौन सी रचना है? श्रावकाचार। अगला है, हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि, तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वह सरहपा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहपा को। देखिए, हिंदी की प्रथम रचना और हिंदी के प्रथम कवि, देखिए कविता करना अलग चीज़ है और उस कविता को मान लीजिए रचना के रूप में लिखना या किसी रचना को लिखना अलग चीज़ है। तो हिंदी की प्रथम रचना जो है वो श्रावकाचार है, हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सरहपा हैं। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप जानते हो दोहा एक छंद है, चौपाई एक छंद है, तो इस छंद का प्रयोग सबसे पहले हिंदी में किसने किया था? तो जो हिंदी के प्रथम कवि हैं उन्होंने ही दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग सबसे पहले हिंदी साहित्य में किया है या हिंदी में किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। अब देखिए यहाँ पे साहित्य सब जुड़ा हुआ है, इसके पहले हिंदी की प्रथम रचना है तो उसका साहित्य से मतलब नहीं है। यहाँ पर हिंदी साहित्य की बात की जा रही है, तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना है वह पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। उसके लेखक कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है और ये इसको लिखने वाले कौन है? चंद बरदाई। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है। राइटर का नाम आपको ऊपर बताया गया, चंद बरदाई है। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी के प्रथम गीतकार, हिंदी के प्रथम गीतकार, तो हिंदी के प्रथम गीतकार के रूप में विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। हिंदी काव्य में 12 मासा का प्रथम प्रयोग, हिंदी काव्य में 12 मासा का प्रथम प्रयोग, तो हिंदी काव्य में 12 मासा का प्रथम प्रयोग बीसल देव रासो ने किया। किस में हुआ है? बीसल देव रासो में हुआ है। हिंदी काव्य में 12 मासा का प्रथम प्रयोग किस में हुआ है? बीसल देव रासो में। अगला है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में हुआ, किसने किया? तो अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग कीर्तिलता, किस रचना में हुआ है?
कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सभी रचना किसकी हैं? विद्यापति की हैं। लेकिन आवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, किस रचना में हुआ था? कीर्तिलता में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? तो मुकरियों की जो शुरुआत है वह अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो। अंतिम क्वेश्चन है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक है। कौन सी रचना है? संदेश रासक। राइटर जो है अब्दुल रहमान। मतलब कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति हो, इस्लाम को मानने वाला हो, जिसने किसी भारतीय भाषा में कोई रचना की हो, तो जो पहली बार रचना हुई थी वह थी संदेश रासक। राइटर कौन थे? अब्दुल रहमान। तो यह कुछ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बीएड की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और ये सभी रचनाएं या इनका संबंध किससे है? आदिकाल से है। तो अब देखिए, आदिकाल के बाद जो दूसरा काल आता है वो आता है भक्तिकाल। तो आइए हम लोग देखते हैं भक्तिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्तिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, तो जानते रहिएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को माना जाता है। किसको माना जाता है? भक्तिकाल को। अगला क्वेश्चन आपका है, भक्ति का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भक्ति का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भक्ति का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। भक्ति का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो है वह असाइत है। कौन है? असाइत। सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य, सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य कौन है? तो सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य जो है हंसावली है, और इसके राइटर वही असाइत ही हैं। हिंदी की आदि कवित्री, हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता है? तो हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जो लिखा कवित्री, ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। कवित्री ऐसे लिखा जाएगा। हिंदी की आदि कवित्री किसको माना जाता है? मीराबाई को। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य, तो हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा, देखिए यहाँ शब्द लिखा बड़ा, तो हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत को माना जाता है, जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य भी पद्मावत ही है, रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध जो काव्य है वह सूर सागर। सूर सागर किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। तो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो है सूर सागर है, और उसके रचनाकार सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो है वह है आपका रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस, रचनाकार तुलसीदास। इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है। तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो है रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड हैं। भाषा इसकी अवधी है, और लिखने वाले व्यक्ति तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भक्ति काल को स्वर्णयुग की संज्ञा देने वाला पहला व्यक्ति, मतलब वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा? तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने ही भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन आपका है, सतसई परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो जानते रहिएगा, सतसई जैसे आपने सुना होगा बिहारी सतसई, तो वैसे यहाँ पर है सबसे पहले तुलसी सतसई। सतसई परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है?
तुलसी सतसई से। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ विवाद भी है। कुछ लोग, एक राइटर थे कृपाराम, तो कृपाराम की रचना हित तरंगिनी, हित तरंगिनी, तो कुछ लोग कृपाराम की हित तरंगिनी को मानते हैं और मैक्सिमम लोग तुलसी सतसई को सतसई परंपरा का पहला काव्य मानते हैं, या इसकी शुरुआत इसी से मानी जाती है। तो यह भक्तिकाल था। भक्तिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम, बीएड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब देखते हैं, आदिकाल आपका हो गया, दूसरा भक्तिकाल हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा आपका है रीतिकाल। तो रीतिकाल के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को माना जाता है। रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केशव दास को माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट उल्लेखनीय है जो यहाँ लास्ट में बताया गया है। शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? चिंतामणि को माना है। तो यह दो बातें हैं कि मैक्सिमम लोग किसको मान रहे हैं, या अन्य लोग कौन क्या मान रहे हैं? अन्य लोग रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी की बात अगर की जाए तो शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं। तो आइए देखते हैं, तो रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? केशवदास। रीतिकाल में किस तत्व की प्रधानता है? तो रीतिकाल में रीति तत्व की प्रधानता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि और उनकी रचना। तो रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस कवि हैं, उनका नाम है बिहारी, और उनकी एकमात्र रचना जो है बिहारी सतसई। तो यह सतसई रचना है जिसके राइटर कौन है? बिहारी। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या 713 है। 713 दोहे बिहारी सतसई में संग्रहित हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किसके दरबार में रहते थे? तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी राजा जय सिंह, राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन आपका है, गागर में सागर भर दिया, यह किसके विषय में कहा गया है? गागर में सागर भर दिया, सुना होगा आप लोगों ने। सतसैया के दोहरे, ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो यही बात, और गागर में सागर भर दिए, बात किसके लिए कहा गया है? बिहारी सतसई के लिए क्या कहा गया है, या बिहारी के लिए यह बात कही गई है, भर दिया है। और जो मैंने भी पढ़ा वह बिहारी के रचनाओं के लिए कहा गया है। अगला देखिएगा, रीतकाल के कवियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतकाल के जितने कवि हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। जितने भी कवि हैं उन कवियों को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, या डिवाइड किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। बिहारी किस प्रकार के कवि थे? मतलब ये रीतिबद्ध में आते हैं, रीतिमुक्त में आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिहारी रीति सिद्ध कवि थे। कैसे कवि थे? रीति सिद्ध कवि। अगला क्वेश्चन आपका है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विश्वनाथ जी हैं। विश्वनाथ ने ही रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? मतलब किसके द्वारा दिया गया नाम यही फेमस हो गया है। तो रीतिकाल को हम लोग रीतिकाल मालिक कहते ही हैं, तो किसने यह नाम दिया था? तो रीतिकाल को रीतिकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए मैंने इसको स्टार्टिंग बता दिया था। शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है, और वैसे रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केशव दास को। तो यहाँ पर रीतकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका यहाँ पे एक छोटा सा संग्रह किया गया है। आइए अब हम इसके आगे अगला चैप्टर देखते हैं। अगला टॉपिक है
भारतेंदु युग, मतलब जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, आधुनिक काल सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो आधुनिक काल में जो पहला काल आता है, जो पहला पीरियड है वो है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग से संबंधित जो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कवि वचन सुधा, यहाँ पे शार्ट में लिखा गया है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी पत्रिका, यह किसकी रचनाएं हैं, यह किसकी पत्रिकाएं हैं? तो ये सभी पत्रिकाएं, सभी रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी पत्रिका, ये सभी रचना किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। सही अर्थों में हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो वास्तविक अर्थों में, सही अर्थों में हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदु युगीन कवियों ने किस भाषा में रचना लिखी? तो ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग में जो गद्य के लेखक हुए उन्होंने तो खड़ी हिंदी का प्रयोग किया, लेकिन जो लोग कवि थे तो कवियों ने इस युग में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। किस भाषा का प्रयोग किया था कवियों ने? कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुख सागर किसकी रचना है? तो सुख सागर सदा सुखलाल नियाज की है। सदा सुखलाल नियाज की रचना है सुख सागर। अगला है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 4 रचनाएं दी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी जाती हैं। अगला है, नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? सदल मिश्र की। अगला है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, ये रचना किसकी है? इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा, जो चारों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सुख सागर सदा सुखलाल नियाज, देखिए यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है, तो इसको अगर दिमाग में रखेंगे, सुख 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 सुख, तो सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुखलाल नियाज की। प्रेम सागर, प्रेम सागर जो है किसकी है? लल्लू लाल की। नासकेतोपाख्यान, नासकेतोपाख्यान, नासकेतोपाख्यान किसकी है? सदल मिश्र की। और अंत में है रानी केतकी की कहानी, इंसाल्लाह खां की। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? मतलब कि उनकी होल लाइफ कितनी थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो भारतेंदु जी का जीवन काल जो था मात्र 35 वर्ष था। 35 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने हिंदी साहित्य में जो कह सकते हैं एक प्रकार से पब्लिसिटी पा ली है, जो मुकाम पा लिया है, बहुत कठिन काम था। आगे देखिए, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? भारतेंदु जी ने किस नाटक में एक्टिंग की थी, किस नाटक में अभिनय किया था? तो भारतेंदु जी ने जानकी मंगल, जानकी मंगल नामक नाटक में अभिनय का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी जिसका संपादन कार्य बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक का जो नाम है वो है बालकृष्ण भट्ट। और अंत में देखिएगा, आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? तो जानते रहेगा, राम कुमार वर्मा। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और मिश्र बंधु, इन लोगों ने आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।
अगला टॉपिक देखिएगा, अगला टॉपिक हम लोगों का है द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग पहला अभी आपने देखा आधुनिक काल में किसको देखा है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, और यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट युग है हिंदी साहित्य में। यूपी बीएड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, द्विवेदी युग। तो देखिए द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी गई है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी गई है। तो जानते रहे द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1920, 1900 से 1920, कुछ लोग 1918 तक मानते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे जो बहुसंख्यक लोग हैं 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग की समय सीमा मानते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब शुरू किया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब शुरू किया, तो द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 1903 में संभाला और 1920 तक ये कार्य करते रहे। इसी वजह से द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1920 तक मानी जाती है। चूंकि सरस्वती पत्रिका जो थी 1900 में आ गई थी, मतलब पूरा जो एक प्रकार से बताया जा रहा है सरस्वती पत्रिका के बेस पे ही बताया जा रहा है। 1900 में सरस्वती पत्रिका आई थी, लेकिन संपादन कार्य जो था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में संभाला था, और 1903 से लेकर के 1920 तक इन्होंने इस कार्य का संपादित किया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी, अर्थात सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद, इलाहाबाद जहाँ पे सरस्वती जी विराजमान हैं, जहाँ पर सरस्वती जी का निवास है, तो वहीं से सरस्वती पत्रिका निकलती थी, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन या सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का पहला प्रकाशन कब हुआ था। तभी यही मैंने बताया है कि 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग माना जाता है। और देखिए यहाँ पर जो द्विवेदी जी हैं इनको संपादन कार्य कब मिला था, 1903 में। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि सरस्वती पत्रिका का पहला प्रकाशन 1900 में हुआ था। कब हुआ था, 1900 में। तो 1900 में बाबू श्याम सुंदर दास यह पहले संपादक थे, इस पत्रिका के पहले संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। और 1900 से लेकर के 1903 में जब तक द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्य नहीं संभाला, तब तक बाबू श्याम सुंदर दास और उनके साथ कुछ और लोग माली बाद में इसका संपादन कार्य देख चुके थे। लेकिन जब 1903 में द्विवेदी जी ने इसको संभाला, तो एक लंबे समय तक इसका कार्यभार उन्होंने देखा है, और 1903 से 1920 तक इसका कार्यभार उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ संपादित किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, द्विवेदी जी को अपना गुरु कौन मानता था, मतलब द्विवेदी जी किसके गुरु थे, द्विवेदी जी किसके गुरु थे, या कौन ऐसा राइटर था जो द्विवेदी जी को अपना गुरु मानता था। तो यह थे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे गुरु के संदर्भ पूछा जाए चाहे शिष्य के संदर्भ में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विवेदी युग में रचित दो महाकाव्य कौन कौन से हैं। द्विवेदी युग में रचित दो महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो द्विवेदी युग में रचित दो महाकाव्य, एक है आपका प्रिय प्रवास हरिऔध जी का, और दूसरा है साकेत गुप्त जी का। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत और हरिऔध जी का प्रिय प्रवास। साकेत किस कथा पर आधारित है, मतलब यह जो गुप्त जी ने साकेत लिखा है यह किस कथा पर आधारित है, किस चीज मतलब किस कैरेक्टर को लेकर लिखा गया है। तो साकेत की जो कथा है वह राम कथा पर है। साकेत किस कथा पर आधारित है, राम कथा पर है। अगला पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को कोई भ्रम होगा तो दूर हो जाएगा। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन हुआ है।
तो साकेत में एक 9वां सर्ग है, 9वें सर्ग में स्पेशली उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, उनके त्याग को लेकर के, उनके विरह को लेकर के 9वें सर्ग में उनका उल्लेख किया गया है। अदरवाइज पूरा जो साकेत है, यह साकेत राम कथा पर आधारित है, लेकिन इसमें स्पेशली जो 9वां सर्ग है, 9वां सर्ग वह उर्मिला के विरह को लेकर के है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रिय प्रवास किस बोली में रचित महाकाव्य है? तो प्रिय प्रवास की जो बोली है वह है खड़ी बोली। प्रिय प्रवास किस बोली में रचित महाकाव्य है? खड़ी बोली। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है, माखन लाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन आपका है, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किसने लिखी है? तो पुष्प की अभिलाषा नामक कविता माखन लाल चतुर्वेदी जी ने ही लिखी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं वरमाला के गहनों में गूंथा जाऊं। तो यह जो कविता है, इस कविता के लेखक कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन आपका है, झांसी की रानी, झांसी की रानी बहुत ही फेमस कविता है। झांसी की रानी कविता किसकी है? तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। खड़क उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। तो यह जो कविता है, कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अगला क्वेश्चन आपका है, यशोधरा किस घटना पर आधारित काव्य है? जैसे आपने देखा यहाँ पर आपको बताया गया है कि साकेत किस कथा पर आधारित काव्य है? तो राम कथा पर। वैसे यह जो यशोधरा रचना है, यशोधरा रचना किस घटना पर आधारित काव्य है? तो यशोधरा जो रचना है वह गौतम बुद्ध के गृह त्याग, गौतम बुद्ध ने जब अपने गृह का त्याग कर दिया तो उसी को लेकर के यह रचना यशोधरा लिखी गई है। लास्ट में है, द्विवेदी युग में ब्रजभाषा का कवि कौन था? द्विवेदी युग में ब्रजभाषा का कवि कौन था? तो देखिए, जब हम लोग अभी पीछे देख रहे थे, तो जब आपका भारतेंद्र युग था, तो भारतेंद्र युग में सभी जो कवि थे वो ब्रजभाषा के थे। लेकिन द्विवेदी युग आते आते, द्विवेदी युग में जो कवि मिले वे सभी खड़ी हिंदी के हो गए। लेकिन ये सभी लोग खड़ी हिंदी के होते हुए भी जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे कवि थे जिन्होंने द्विवेदी युग में भी ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं। तो वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द्विवेदी युग में ब्रज भाषा का कवि कौन था? तो द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के जो कवि थे वे थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। आगे इसके कंटिन्यू फिर छायावाद जो भी होगा उसको लेकर के हम लोग नया वीडियो बनाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर आज का हमारा यह जो प्रयास है, यह प्रयास आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इसी उम्मीद, इसी आकांक्षा के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।